Hello everyone, welcome to my official YouTube channel Akash Study Center. Today we will discuss very important topics in physics. It is very important topics in point of view of board exams. Kirchhoff's law या Kirchhoff का नियम. I will discuss today so very clearly. Then I will start. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किरचॉफ का नियम। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को ये जान लेना आवश्यक है कि किरचॉफ के नियम के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले बच्चों होता है विद्युत परिपथ। परिपथ क्या होता है? एक रास्ता होता है। विद्युत जहाँ से विद्युत का चालन होता है वो विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ और उसमें प्रतिरोध जो उत्पन्न हुआ हो तो उसके प्रतिरोध का हम लोग अध्ययन करेंगे। किरचॉफ के जटिल विद्युत प्रतिरोधों में तुल्य प्रतिरोध तथा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए यह नियम प्रस्तुत किया गया। यह नियम ओम के नियम से संबंधित है, इसलिए इस नियम को नाम उन नियमों के आधार पर किरचॉफ का नियम दिया गया। दोस्तों किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर यह नियम दिया गया जो एक किससे संबंधित है? ओम के नियम से संबंधित है। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि किरचॉफ के नियम क्या होता है बच्चों, और वो कैसे हम लोग इसको जानते हैं कि ये किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम अगर हम लोग देखना चाहें किरचॉफ का या किरचॉफ्स लॉ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो किरचॉफ का नियम, उन्हीं के नाम पर उन नियमों को किरचॉफ का नियम कहा गया। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? विद्युत परिपथ होगा और तुल्य प्रतिरोध और उसका प्रतिरोध के बारे में हम लोग गणना करेंगे। दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध। तो इसको बच्चों दो भागों में विभक्त किया गया। जो फर्स्ट पार्ट है वो है बच्चों संधि नियम अथवा धारा का नियम। इसको बोलते हैं जैक्सन्स लॉ एंड करंट्स लॉ। पहला जो इसका है फर्स्ट में वो है संधि का नियम। या धारा नियम। धारक बच्चों हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आई से। तब सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों, हमने एक सेंटर लिया और ये सेंटर जो है, आपको उससे पहले ये बताना आवश्यक है कि संधि क्या होती है। संधि मतलब जोड़ होता है दोस्तों। किसी एक बिंदु पर अनेक धाराएं जाकर आपस में मिले तो एक जगह क्या हो रहा है? इसका संधि हो रहा है। या अगर आपको अपनी भाषा में बताना चाहें तो पहले के समय में बच्चों जो राजा बड़े बड़े हो, जो दादा समृद्धशाली होते थे, वो छोटे राजाओं के साथ संधि कर लेते थे। तो वही संधि आज यहाँ पर होगी। तो देखते हैं एकदम आसान ट्रिक में हम लोग एक ये राजा हैं मेन, और हम इस चाचा को नाम दे दिया ओ। अगर यहाँ से देखना चाहें कि एक ये इनकी धारा है, ये यहां से, और एक धारा ये है दोस्तों, इसकी धारा ये है और इसकी धारा ये है, और एक धारा इधर से है दोस्तों, एक धारा इधर से है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसका नाम दे दिया O और इसका नाम दे दिया I1। यहां से धारा जा रही है, ये I2 और I3 और I4 और I5। और इसका जो बच्चों कहता है ये सिग्मा, सभी धाराओं का योग I = 0। ये इस नियम में बता दिया गया कि कुल धारा का मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो दोस्तों अगर आपको एक तो ये बात आपको कंडीशन बता दी गई कि जितने कुल धाराओं का मान और उसके 0 मतलब कुल धाराओं के योग का मान 0 के बराबर होगा। और दूसरा नियम देखो दोस्तों कि जो
उसके सापेक्ष दिशा की ओर उसकी ओर आकर्षित हो रही है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा, ये से ये। अब देखो ये विपरीत दिशा में जा रही तो यहाँ पे माइनस, और ये विपरीत में जा रही तो माइनस, और ये प्लस और ये प्लस। अगर इसका क्रम हम दोस्तों लिखना चाहें तो यहाँ से हम लोग को एक चीज और मिलकर सामने आ रही है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, I1 प्लस का है दोस्तों, प्लस I2, तो इसको माइनस में तो माइनस I2, और माइनस I3 और इसकी प्लस तो प्लस I4, और दोस्तों प्लस I5। प्लस और माइनस का फंडा जो है कहां से आया, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि धारा की सापेक्ष दिशा में संधि जो उसके सापेक्ष दिशा में कर रही है तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। अगर उसके विपरीत दिशा में, अगर उससे एब्जॉर्ब मतलब दूर भाग रही है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। तो हम अब बराबर किसके है दोस्तों, 0। अगर यहाँ से प्लस को एक तरफ करते हैं, माइनस को एक तरफ करते हैं, तो हमसे यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, I1, I प्लस वाले को देखो I4 प्लस I5, ये निकल के सामने आया। इक्वल टू माइनस वाला इधर आया तो प्लस में, तो I2 प्लस I3। तो यहां से एक पॉइंट निकल के बाहर आ रहा है दोस्तों कि धारा के सापेक्ष दिशा में या धारा के दिशा में, धारा के सापेक्ष दिशा का कुल मान धारा के विपरीत दिशा के मान के बराबर होता है। यहां से ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है, धारा के सापेक्ष दिशा का कुल मान बराबर किसके है, धारा के विपरीत दिशा के कुल मान के। तो हम लोग को यहाँ से दो चीज बच्चों पॉइंट हम लोग को यहाँ से मिलता है। पहला जो है I इक्वल टू, या ये सब धाराओं का, तो सभी धाराओं का योग 0 के बराबर होता है, और किसी धारा के सापेक्ष और उसके सापेक्ष, धारा के सापेक्ष या किसी धारा के सापेक्ष का कुल मान उसके विपरीत धारा के मान के बराबर होता है। तो ये संधि का नियम इसे कहते हैं बच्चों। तो संधि क्या होती है मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी लीजिए दोस्तों, और हम लोग डिस्कस करेंगे उसका बच्चों सेकंड पार्ट। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट दोस्तों क्या कहता है, हम लोग को जानना यह आवश्यक है कि दूसरा नियम कहता है दोस्तों, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद जाल में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा किसी बंद पृष्ठ पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं उनके समान प्रतिरोध के गुणनफल, उनके समान प्रतिरोध R जैसे उसका प्रतिरोध है, समान प्रतिरोध के गुणनखंड का बीजगणितीय योग, संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग, और उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल E वेक्टर ऑफ E। ये क्या है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो दोस्तों हम लोग को यहां से ये क्लियर हो रहा है कि उसके धारा का मान उसमें उपस्थित प्रतिरोध और किसके बराबर होता है, बीजगणितीय योग के गुणनफल के, बीजगणितीय योग के बराबर होता है किसके, उन विद्युत वाहक बलों के। तब हम लोग को यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है और हम लोग एक फिगर ड्रा करेंगे, उसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। एक हम लोगों ने लिया बच्चों दोस्तों, सुमे हटा, तो
और एक परिपथ हमने बीच में ले लिया और इसका हमने नाम दे दिया, इसका दिया R1 और इसका दिया R2 और इसका दिया R3। A B C D E F, इसका नामकरण हमने दोस्तों कर दिया। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि उसका कुल विद्युत वाहक बल का योग, बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? उसमें प्रतिरोध, उपस्थित प्रतिरोध और उसमें उपस्थित विद्युत प्रतिरोध और किसके बराबर होता है? आई, उसमें जो धारा उसके बराबर होता है, आई धारा। यहां से हमने आई धारा दिया और ये 3 प्रतिरोध लगे हुए श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो यहां से कुल विद्युत वाहक बल, या यहाँ पे ई हमने दिया, विद्युत वाहक बल हमने मान लिया, और किसके बराबर है दोस्तों? कुल धारा और प्रतिरोध के मान के बराबर है। तो यहां से हम लोग को क्या डिस्कस करना है, देखना चाहें तो यहां से हम लोगों ने एक, यहां से हम लोगों ने E1 दिया और यहां से जो धारा हमने दिया दूसरे परिपथ में E2 यहां से धारा दिया दोस्तों। तब हम लोग को यहां से क्या मिल रहा है दोस्तों? देखते हैं हम लोग को यहां से क्या मिल रहा है दोस्तों। अगर हम लोग गणना करना चाहें तो हम लोग को क्या मिलेगा? तो I1 I इक्वल टू या I1 E1 माइनस E2 इक्वल क्या मिलेगा? तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा? तो I1 R1 माइनस I2 R2, यही मिलेगा क्या दोस्तों? या देखिए, इस नियम में लगाते समय जब धारा की दिशा चलते हैं तो धारा के संगत प्रतिरोध का गुणा धनात्मक लेते हैं, जब से ऋण लेते हैं तो उसके और विद्युत वाहक बल धनात्मक। 6.9 पर विद्युत परिपथ में दिखाया गया है जिसमें दोस्तों E1 R1 R प्रतिरोध है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने R के सामने वाली I1 प्लस I2 है। तो इस प्रकार I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर किसके है? E1 माइनस E2 के बराबर है दोस्तों। एक परिणाम हम लोगों को यहाँ से देखने को यो मिला। और इसी प्रकार बंद पास 2 के लिए I2 R2 माइनस R1 I प्लस I1, यहां धारा कितनी दी जा रही है? I1 प्लस I2। भाई यहां से ये है तो ये समांतर क्रम में जो है, जब दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो I1 प्लस I2 ये हुआ। उसके पश्चात किसके बराबर है? R3 प्रतिरोध के, और किसके बराबर है? E2 के बराबर होगा दोस्तों, E2। तो एक यहां से परिणाम मिला। और फिर नीचे कह रहा है दोस्तों कि दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का कार्य करता है। इसे किरचॉफ-वोल्टा का नियम भी कहते हैं। इसे किसका नियम कहते हैं? किरचॉफ-वोल्टा का नियम भी दोस्तों। कैसे हुआ तो एक बार हम लोग फिर से समझने वाले हैं बहुत आसान तरीके से। तो देखते हैं दोस्तों, यहां से हमने विद्युत वाहक बल, इसको देखा विद्युत वाहक बल, और यहां से हमने धारा दिया I1 और यहां दिया I2, ठीक है। और तीसरे वाले से हमने धारा दिया यहां से यहां पर I1 प्लस I2 दोनों का योग दे दिया, और प्रतिरोध R1 और R2 और R3 मान लिया। हम लोगों ने क्या नियम में पढ़ा कि उसका कुल विद्युत वाहक बल उसमें उपस्थित कुल धारा और प्रतिरोध के योग गुणनफल के बराबर होगा। तो हमने E1 माइनस E2 निकाल लिया, E1 माइनस E2 का निकाला और E2 हमने निकाल लिया। तो दोस्तों दोनों का हम लोग को क्लियर हो गया। तो यही तक आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग बहुत आसान तरीके से मैथमेटिक्स में 6.1 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।